नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं 19 जून के करंट अफेयर्स। तो फर्स्ट आर्टिकल बोल रहा है इसमें G7 कंट्रीज़ की जो मीटिंग हुई है, समिट हुई है, उन्होंने जो है नेट ज़ीरो एमिशन के टारगेट सेट किए हैं और क्या उसके इम्प्लीकेशन हो सकते हैं इंडिया के लिए, इस बारे में बात की है। तो G7 ने कलेक्टिवली ये मतलब शपथ लिया है या फिर जो उन्होंने डिसाइड किया है कि हमें जो है GHG का मतलब हो गया ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है उसको ज़ीरो लेवल पे लेके आना है बाय 2050। ठीक है। और ये बोला है कि ऑल कंट्रीज इन पर्टिकुलर मेजर एमिटिंग इकोनॉमीज, जो कि मतलब इकोनॉमी बड़ी बड़ी हैं जो कि मेजरली कंट्रीब्यूट करते हैं जीएचजी एमिशन में। फॉर एग्जांपल यूएसए, इंडिया और चाइना, ये तीन कंट्रीज़ हैं मेन जो कि ग्रीन हाउस गैस एमिट करती हैं, जिसमें से यूएस जो है वो डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन चाइना और इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज़ में आती हैं। तो सभी का एफर्ट ज़रूरी है अगर हम ये टारगेट अचीव करना चाहते हैं। तो G7 ने ये बोला है कि इट इज़ नेसेसरी टू मेड एन इक्वल एफर्ट, जिससे कि जो है ये जो टारगेट है अचीव हो सके। ठीक है। तो इसमें जो लार्ज डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं लाइक चाइना एंड इंडिया, उनका भी रोल हो जाता है। ठीक है दोस्तों। तो इसमें यही बात की गई है। इसमें जो मेन बात आपको ध्यान रखने वाली है वो क्या है कि इंडिया ने अभी टारगेट सेट किया है कि बाय 2030 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो इंडिया डेवलप करेगा बाय 2030। 450 गीगावाट। 2022 तक टारगेट था कितना, 200 गीगावाट का, और 2030 तक कर दिया है इसको 450 गीगावाट की एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी पर बेस्ड होगी। ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला आर्टिकल क्या है। वेस्ट बंगाल की सीएम जो हैं ममता बनर्जी, उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट में जो है जो वो नंदीग्राम सीट से हार गई थी उसके अगेंस्ट में जो है एक इलेक्शन पिटीशन फाइल की है। तो अब यहाँ पर जो है ये बात जानने की हो जाती है कि व्हाट इज़ इलेक्शन पिटीशन क्या होता है, इस बारे में जानना ज़रूरी है। तो होता क्या है, जब इलेक्शन होता है उसके बाद जो है जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो इलेक्शन कमीशन का रोल ख़त्म हो जाता है। जैसे ही रिटर्निंग ऑफिसर जो है फाइनल रिजल्ट शीट पर साइन कर देते हैं, जिसको फॉर्म 20 भी बोलते हैं हम। जैसे ही रिटर्निंग ऑफिसर ने उस शीट पर साइन किया, मतलब कि इलेक्शन कमीशन का रोल ख़त्म हो गया, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। लेकिन फिर भी जो वोटर है या फिर जो कैंडिडेट है उसको डाउट है कि हाँ भाई, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है या फिर जहाँ पर भी इलेक्शन हुए हैं वहाँ पर जो है माल प्रैक्टिस हुई है, वोटिंग सही से नहीं हुई है, कुछ भी दिक्कत अगर है, तो वो जो है कोर्ट में जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन पिटीशन विद इन 45 डेज। कुछ बातें ये छोटी छोटी बट मोटी बातें आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। जिस स्टेट का में बंदे ने इलेक्शन लड़ा है उसी स्टेट की हाई कोर्ट में जा सकता है विद इन 45 डेज के अंदर। ठीक है। तो दैट इज़ अ इलेक्शन पिटीशन। इलेक्शन मतलब जो है आरपीए एक्ट 1951 ये सजेस्ट करता है कि कोर्ट को 6 महीने के अंदर इलेक्शन पिटीशन पर सुनवाई करनी चाहिए, लेकिन जो है कोर्ट मेनली डिले कर देती है डिसीजन लाने में। और सेक्शन 100 जो है आरपी एक्ट का ये कहता है कि इलेक्शन पिटीशन फाइल की जा सकती है। ठीक है। देखते हैं अगला आर्टिकल, इंडिया की जो पोजीशन है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में। ठीक है। जो आईएमडी रिलीज करता है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, स्विट्जरलैंड बेस्ड एक संस्था है। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ये रिलीज करता है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। तो उसमें इंडिया की पोजीशन आज भी 43 है, लास्ट ईयर भी 43 थी और इस बार भी 43 है। ठीक है। तो जान लेते हैं भाई, ये जो इंडेक्स है, ये जो रैंकिंग आती है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की जो रैंकिंग होती है, ये 64 इकनॉमीज जो हैं कंट्री पूरे वर्ल्ड की, उनके बीच में होती है रैंकिंग। इसमें जो मेन फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं: इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट एफिशिएंसी, बिजनेस एफिशिएंसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 4 फैक्टर पर बेस्ड होकर जो है ये जो इंडेक्स है, रैंकिंग है, निकाली जाती है कंट्री की। और अगर हम बात करें ब्रिक्स नेशन में, तो इंडिया की रैंक जो है चाइना के बाद आती है। चाइना की रैंक 16 है 64 इकोनॉमीज़ में। इंडिया की रैंक 43 है, फिर रशिया है 45 पे, ब्राज़ील, और फिर देन साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स कंट्रीज़ में अगर हम बात करते हैं तो ठीक है। जो टॉप परफॉर्मिंग इकोनॉमीज़ होती हैं, मतलब उनके उन इकोनॉमीज़ में ये गुण हैं कि उनके जो इन्वेस्टमेंट है वो इनोवेशन पे ज़्यादा हुआ होता है, डाइवर्सिफाइड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पर, और सपोर्टिव पब्लिक पॉलिसीज़ होती हैं। ये 3 बातें होती हैं जिस बेस पर
कंट्रीज़ को रैंकिंग अच्छी मिलती है। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। इलेक्शन कमीशन ने अभी एटलस लॉन्च किया है जनरल इलेक्शन 2019 के, जो 2019 में लोकसभा के इलेक्शन हुए थे उस पर बेस्ड एक एटलस जारी किया है इलेक्शन कमीशन ने। और इस एटलस की हेल्प से ये मालूम चलेगा आखिर कि क्या डेटा, क्या फैक्ट हैं, क्या लीगल प्रोविज़न थे ड्यूरिंग द इलेक्शन। 23 स्टेट्स और यूटीज़ में जो है ये उसके फीचर्स, इलेक्शन के फीचर्स हैं वो ड्रैग किए गए हैं। और देखा गया है कि देखिए 23 स्टेट्स एंड यूटीज़ में जो वोटिंग परसेंटेज है फीमेल का वो ज़्यादा रहा मेल परसेंटेज से। इस एटलस से ये भी मालूम चलता है कि जो है कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी है, सबसे बड़ी है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी सबसे छोटी रही है, मतलब इन टर्म्स ऑफ इलेक्टर्स, कैंडिडेट्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है। इस एटलस से ये भी मालूम चलता है कि आखिर इलेक्टर जेंडर रेशो क्या रहा और डिफरेंट कैटेगरी में कास्ट में किसने कितना वोट किया, ये भी मालूम चलता है। इसके अलावा हमें ये भी मालूम चलता है कि आखिर कितना जेंडर गैप रहा। तो 2019 में जो मेन इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आए वो ये रहे कि लोएस्ट जेंडर गैप देखा गया है 2019 के इलेक्शन में। जब से इलेक्शन होना शुरू हुआ है इंडिया में तब से इस बार जो इलेक्शन हुए हैं उसमें लोवेस्ट जेंडर गैप। इसका मतलब ये है कि लगभग लगभग जितने मैन वोट देने आए थे उतने ही वुमेन ने भी वोट दिया है। कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं रहा है दोनों की वोटिंग बिहेवियर में। आ रही है बात समझ में? तो ये बातें हैं कुछ, आप इसमें से यूज़ कर सकते हैं अगर मेंस में एग्ज़ाम आता है। लास्ट पॉइंट भी आप देख लीजिए कि इलेक्शन कमीशन ने इस बार अराउंड 10 लाख पोलिंग स्टेशंस बनाए थे, जिसमें से सबसे कम 365 जो हैं कहाँ बनाए गए थे, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। इंडियन नेवी ने जो है अपनी पहली एक्सरसाइज, जॉइंट नवल एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है, यूना यूना फोर। ठीक है, जो कि गल्फ ऑफ एडन में होगी। यूना फोर जो है एक मल्टीलेटरल नवल एक्सरसाइज है जिसमें इटालियन नेवी, स्पेनिश नेवी और फ्रेंच नेवी पार्टिसिपेट करेंगी। तो इन तीन नेवी के साथ इंडियन नेवी भी जुड़ गई है। इसका नाम है यूनेफ फोर। ठीक है, गल्फ ऑफ एडन में होनी है ये एक्सरसाइज। Ships of the four navies will endeavor to enhance and hone their war fighting skills and their ability as an integrated force to promote peace, security and stability in the maritime domain। ठीक है। देखते हैं अगला आर्टिकल बोल रहा है कि अभी अभी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने जो है 18 जून को झंडा दिवस, फ्लैग सत्याग्रह मनाया है जबलपुर में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो जान लेते हैं ये फ्लैग सत्याग्रह क्या था। तो फ्लैग सत्याग्रह एक मूवमेंट था जो फ्रीडम फाइटर्स ने स्टार्ट किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1923। ठीक है, 18 जून को स्टार्ट किया गया था ये। और इस झंडा सत्याग्रह की स्टार्ट जो है वो जबलपुर और नागपुर से हुई थी और पूरी कंट्री में ये फैल गया था, पूरी कंट्री में झंडा फहराया गया था। ठीक है, जिससे कि सभी लोगों को मालूम हो कि हाँ भाई हमारा देश मतलब जो है इस समय ब्रिटिशर्स के अंडर में है और हमें अपने देश को आज़ाद कराना है। वल्लभ भाई पटेल, जमनालाल बजाज, सी गोपालचरी, राजेंद्र प्रसाद, विनोबा भावे, ऐसे बड़े बड़े लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया था इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला आर्टिकल है कि कलकत्ता हाई कोर्ट की जो जज हैं जिनका नाम है इंदिरा बनर्जी, उन्होंने जो है एक केस को हियर करने से मना कर दिया है। वो केस है कि जो फैमिलीज थी बीजेपी एक्टिविस्ट की उनको मार दिया गया था बंगाल में इलेक्शन के दौरान। तो पोस्ट पोल वायलेंस जो हुआ था उसमें मार दिया गया था उनके फैमिली मेम्बर्स को। तो उसके लिए पिटिशन फाइल की गई थी, तो उसको सुनने से, उसको हियर करने से, उस पर डिसीजन देने से मना कर दिया है जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने। तो इसको जो ये एक्ट इन्होंने किया है इसको बोलते हैं हम जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन या रेक्यूजल। तो जान लेते हैं ये टर्म जो है जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन और रेक्यूजल, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि द एक्ट ऑफ एब्सटेनिंग फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन एन ऑफिशियल एक्शन सच एज लीगल प्रोसीडिंग ड्यू टू अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द प्रिसाइडिंग कोर्ट ऑफिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। फॉर एग्जाम्पल मैं जज हूँ और मेरे सामने एक ऐसा केस आ गया जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, भाई मेरा ममता बनर्जी के खिलाफ कोई केस आ गया और मेरा इंटरेस्ट है, मैं लाइक करता हूँ टीएमसी गवर्नमेंट को या ममता बनर्जी की पॉलिसीज़ उनको मैं बहुत पसंद करता हूँ और मैं चाह कर भी उनके खिलाफ नहीं बोल सकता क्योंकि मैं इन्फ्लुएंस मतलब जो है
कुछ मेरे पर प्रेशर है इसलिए नहीं, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है कि मुझे पर्सनली ये लगता है कि जो जो गवर्नमेंट है टीएमसी की वो बहुत अच्छा काम कर रही है, और जो ये पोस्ट जो भी ये अपील आई है ये गलत हो सकती है, या फिर मेरे डिसीजन में बायसनेस हो सकती है, मैं सही से अपने 100% विवेक के साथ ये डिसीजन नहीं दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, तो मैं उस केस को नहीं लड़ूंगी, मैं उस केस की डिसीजन या जज नहीं करूँगा, ठीक है। तो दैट इज़ अ मीनिंग ऑफ रिक्यूजल। तो रिक्यूजल के ग्राउंड आपको मालूम चल गए होंगे अब तक, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि क्या हो सकते हैं, या तो क्या हो सकता है कि जो है जज इज बाइज्ड इन फेवर ऑफ वन पार्टी, या फिर कोई रिलेशनशिप हो, या फिर जो है बैकग्राउंड एक्सपीरियंस सच एज जज प्यार वर्क एज अ लॉयर, मतलब कि जज ने पहले काम किया था वकील, और वकील हो उसी पार्टी का, मतलब कुछ ना कुछ उसका इंटरेस्ट हो जिसके खिलाफ पिटीशन फाइल की जा रही है, तो जो है जज मना कर सकता है इस चीज़ को। इस बारे में जस्टिस जे चिलमेश्वर जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं, उनका भी ओपिनियन यही है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है तो जज मना कर देना चाहिए, क्योंकि इससे जो जजमेंट आएगा वो गलत भी हो सकता है। चलिए, अगला आर्टिकल है कि एक रिपोर्ट रिलीज की गई है डब्ल्यूएचओ के द्वारा चिल्ड्रन एंड डिजिटल डंप साइट्स के ऊपर, ठीक है। उसमें बताया गया है कि जो है अराउंड 18 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं या अडोलसेंट, मतलब कि जिनकी एज 12 से 18 साल के बीच में है, ऐसे लोग जो हैं ई वेस्ट डंप साइट पर काम करते हैं लो और मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर। और जब ये ई वेस्ट डंप साइट के ऊपर काम कर रहे हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा हेल्थ रिस्क है, ठीक है। तो अब जान लेते हैं कि ये ई वेस्ट क्या होता है। तो ई वेस्ट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, और जो भी सामान इलेक्ट्रॉनिक सामान जो होता है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक बैटरीज, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड सामान है जो पुराना हो गया है या ख़राब हो गया है, उसको हम थ्रो कर देते हैं, ठीक है। कबाड़ी आता है हमारे घर के पास, वो ले जाता है, और कबाड़ी ले जाके एक फैक्ट्रीज बनी होती है वहाँ पे डंप कर देता है। उस फैक्ट्रीज में जो है ये बच्चे काम कर रहे होते हैं, उनसे बोला जाता है कि देखिए इसमें जो मेटल्स हैं, एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है उसमें मेटल्स लगे होते हैं, जो कि बहुत मतलब हार्मफुल भी होते हैं, उससे रेडिएशन भी निकलती रहती है। अगर रेडियो एक्टिव मेटल लगे हुए हैं तो जो उनसे रेडिएशन भी निकलेगी, हार्मफुल रेज निकलेंगी। तो उन बच्चों को बिना किसी प्रोटेक्शन के बोल दिया जाता है कि ये कि आप इसमें से ये मेटल्स निकालिए, जिससे कि वो मेटल्स की कीमत ही होती है ई वेस्ट के अंदर, बाकी तो लोहा वगैरह ये सब चीज़ें, तार वगैरह बेकार ही होता है। लेकिन जो मेटल का काम हुआ होता है उसी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के अंदर वो काम का होता है, तो उसको निकाला जाता है। लेकिन उसको निकालने के चक्कर में जो हेल्थ फैक्टर्स हैं इन बच्चों के, वो दाव पे रखे जाते हैं, ठीक है। तो इसी के ऊपर ये रिपोर्ट आई है। हमारे इंडिया में जो है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 मतलब जो है पारित हुआ 2017 के अंदर, और उसमें जो है इस चीज़ पर बैन लगाई गई थी, और स्ट्रिक्ट रूल बनाए गए थे कि हाँ भाई ई वेस्ट का मैनेजमेंट किस तरीके से होना चाहिए, और जो ई वेस्ट सेग्रीगेट कर रहे हैं, जो कंपनीज हैं या फिर जो भी व्यक्ति करवा रहा है, तो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ध्यान दे उन बच्चों की हेल्थ पर, ठीक है। देखते हैं अगला आर्टिकल क्या है। अगला आर्टिकल है एक स्कीम लॉन्च हुई है, दैट इज़ द इंडियन सर्टिफिकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस प्लस स्कीम। ये लॉन्च की है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI ने। ये अपग्रेड वर्जन है ICMED स्कीम का ही, जो कि 2016 में लॉन्च हुई थी। कुछ नहीं है इस स्कीम के अंदर, जो डिवाइसेस बनती हैं मेडिकल डिवाइसेस, जैसे वेंटिलेटर्स हो गए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो गए हैं, कंसनट्रेटर हो गए हैं, तो उनको जो है एक लेबलिंग दी जाती है, सर्टिफाई किया जाता है कि हाँ भाई ये जो डिवाइस है ये परफेक्ट है, इसमें कमी नहीं है, यू कैन यूज़ इट, ठीक है ना। एक मतलब कि विश्वास बढ़ाने के लिए कंज्यूमर का ये एक सर्टिफिकेशन का तरीका है, ठीक है। यूनाफ फॉर एक्साइज के बारे में बता चुका हूँ मैं आपको, गल्फ ऑफ एडन में हो रही है, तो जान लेते हैं गल्फ ऑफ एडन कहाँ पे पड़ता है। इसका लोकेशन आप मैप में एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर समझ लेते हैं कि गल्फ ऑफ एडन को हम गल्फ ऑफ बर्बरा भी कहते हैं, जो कि डीप वाटर गल्फ है। यमन नॉर्थ में है इस गल्फ के, अरेबियन सी ईस्ट में है, डिजिबोती जो है वो वेस्ट में है, और ग्वाडे चैनल जो है वो सुकुतरा यमन और सोमालिया वो साउथ में है। तो ये अगर गल्फ है तो ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में क्या क्या है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। आप इसको पढ़ लेना ठीक से, मैप में मार्क कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने बताया आपको आर्टिकल आज समझ में आए होंगे। अच्छी लगी वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव वेरी नाइस डे।